हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 13th लेक्चर, जिसके अंदर हम करने वाले हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मीन्स हम सर्किट को रिड्यूस करेंगे जिसके अंदर बहुत सारे कैपेसिटर होंगे, उसका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए अलग अलग मेथड होता है, वो मेथड आपको सिखाने वाला हूँ। 2 टाइप्स में वो मेथड को हम सीखेंगे और उसके ऊपर 1-2 अच्छे कुवेश्चन करके वो मेथड को हम अच्छे से कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रैपिड फायर वाला लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम इसके लेक्चर के बेस के ऊपर, इसके पहले वाले लेक्चर के बेस के ऊपर, सबके ऊपर हम अच्छे क्वेश्चन जेईई मेन लेवल के और जेईई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो आज का लेक्चर देखना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज आज के लेक्चर में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट, छोटे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो लेक्चर को ध्यान से समझिएगा। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को सीखना शुरू करेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट इजी है, ये कॉन्सेप्ट तो हमने कल सीखा था, जस्ट उसका रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सर्किट दिया है, हमको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, सारे क्वेश्चन में बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये आज के सारे क्वेश्चन के लिए वैलिड है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इसको किस तरह से अप्रोच किया जाए वो हम देखते हैं। देखो, हमने कल सिखाया था आपको कि यहाँ पर ये दोनों कॉम्बिनेशन, देखो ये दोनों सीरीज़ में हैं। 2C और 2C क्या होते हैं? सीरीज़ में। सीरीज़ का पैरेलल फॉर्मूला तो याद है? जो सीरीज़ का फॉर्मूला था वो किसका फॉर्मूला था? सीरीज़ का फॉर्मूला होता था C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। 2 कैपेसिटर होता, और नहीं तो जनरल फॉर्मूला था 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे करके जहाँ तक जाए। ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट अगर सारे कैपेसिटर सेम हो, तो C इक्विवेलेंट आता था C/N, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ कैपेसिटर। जैसे 2 कैपेसिटर, अगर दोनों कैपेसिटेंस वैल्यू सेम है, दोनों का कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर अगर 2 कैपेसिटर हो तो C/2 आ जाएगा, 3 कैपेसिटर हो तो C/3 आ जाएगा। ठीक है, जो भी कैपेसिटेंस यहाँ पर दिया हो। ठीक, ये सीरीज़ का था। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या था? पैरेलल का फॉर्मूला था C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करके डायरेक्टली ऐड करते जाओ। तो ये पैरेलल का फॉर्मूला था। तो इसी तरह से फॉर्मूला थे, इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस में। अप्लाई करो और उसका आंसर निकालो। तो देखो, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर इस तरह यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो 2C और 2C ये दोनों किस में है? ये दोनों सीरीज़ में हैं, बिकॉज सेम कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड हैं, दोनों सीरीज़ में हैं। तो 2C और 2C सीरीज़ में है, तो उनका आंसर क्या जाएगा? 2C/2 डायरेक्टली कर सकते हैं ना। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2C/2, क्योंकि C/N होता है ना C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। अगर दोनों कैपेसिटेंस सेम हो तो C/N फॉर्मूला होता है ना। तो 2C और 2C का 2C/2 मीन्स इसका हो जाएगा C। मीन्स इसका पूरा आंसर क्या आ गया मेरा? इसका आंसर आ गया C। ओके, अब देखो, ये C और ये C, ये C और ये C दोनों पैरेलल में हैं। ये C और ये C दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर दो। मीन्स इन दोनों का इन दोनों का आंसर मेरा आ गया क्या? इन दोनों का आंसर आ गया 2C। समझ पड़ रहा है क्या किया? पहले मैंने 2C और 2C सीरीज़ में थे, उनका आंसर निकाला मैंने C, क्योंकि देखो C 1/C इक्विवेलेंट हो जाता है 1/2C प्लस 1/2C। तो इससे C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा तुम्हारा? C आ जाएगा। या तो मैंने जो शॉर्टकट बताया उससे भी कर सकते हो। उसके बाद इसका जो आंसर है C, और ये C दोनों किस में थे? पैरेलल में, तो उसका आंसर आ गया 2C। अब देखो यहाँ पर ये 2C और ये 2C तीनों किस में है? सीरीज़ में। देखो, ये देखो 2C तीनों कितने में? सीरीज़ में है। तो सीरीज़ का आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्टली C इक्विवेलेंट लिख देता हूँ मैं, डायरेक्टली हो जाएगा 2C/3, क्योंकि यहाँ पर 3 कैपेसिटर हैं, 1, 2 और 3, और तीनों सीरीज़ में है और तीनों की वैल्यू सेम है। तो डायरेक्टली C/N हो गया, तो 2C/3। तो यहाँ पर इसका तीनों का इक्विवेलेंट क्या आ गया? 2C/3। अब देख सकते हो 2C/3 और ये कॉम्बिनेशन दोनों किस में है? पैरेलल में। मीन्स देखो, इन तीनों का आंसर क्या आ गया? इन तीनों का मिला के आंसर मेरा आया 2C/3। यहाँ पर इस तरह से कचड़ा हो गया, लेकिन आप समझो, बार बार मैं इसको नहीं करूँगा। ठीक है,
इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझो खाली। ये दोनों सीरीज़ में थे, उसका आंसर निकाला, फिर इसके साथ पैरेलल में थे, उसका आंसर निकाला, फिर ये अब 3 सीरीज़ में है तो इनका आंसर निकाला 2c/3, ठीक है। और ये दोनों भी सीरीज़ में है देखो, तो ये दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों का आंसर हो जाएगा c, और 2c/2 हो जाएगा तो c हो गया। अब देखो ये 2c/3 और ये c दोनों किस में है, पैरेलल में, बिकॉज हमको इसके अक्रॉस निकालना है। देखो ये मेरा a है, ये मेरा c है, यहाँ पर इन दोनों का आंसर निकाला c, और यहाँ पर इसका आंसर हमने निकाला है 2c/3। तो देख रहे हो दोनों कैपेसिटेंस किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में होता है डायरेक्टली हम ऐड कर देते हैं, तो डायरेक्टली ऐड करोगे तो हमारा लास्ट आंसर क्या आएगा, C इक्वल टू 2c/3। अच्छा ये 2c/3 प्लस c, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5c/3। ओके, तो मेरा फाइनल आंसर क्या है 5c/3। तो इस तरह से अप्रोच करना होता है, इस तरह से हमको सर्किट को रिड्यूस करना होता है, देखना होता है कहाँ से सर्किट शुरू हो रही है, मीन्स कहाँ से हम सर्किट को शुरू कर सकते हैं, उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना शुरू करना होता है। हम इसको यहाँ से शुरू कर सकते थे, तो हमने यहाँ से शुरू करके हमने पूरा इसको एंड अप कर दिया, जिससे हमारा लास्ट में आंसर आया 5c/3। तो इस तरह से 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है, बस क्वेश्चन में स्लाइड सा वेरिएशन है कि यहाँ पे हमको C इक्विवेलेंट पहले से दे दिया है। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C इफ C इक्विवेलेंट इज 1 माइक्रोफैराड। मीन्स हमको ये C की वैल्यू फाइंड करनी है अगर C इक्विवेलेंट इन दोनों के बीच में क्या है 1 माइक्रोफैराड, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको दे दिया है और ये वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन सर्किट को रिड्यूस करना है हमको। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो हम देखेंगे हम कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो देखो कहाँ से शुरुआत करेंगे, देखो ये दोनों यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। देखो ये दोनों किस में है, सीरीज़ में, क्योंकि सेम वायर से कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल में है। तो अब जहाँ से शुरुआत करो, हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो ये दोनों किस में है, सीरीज़ में, ये दोनों किस में है, सीरीज़ में। तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 12 और 6 सीरीज़ में है। तो सीरीज़ का C इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। सीरीज़ का C इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो हो जाएगा 6 × 12 अपॉन 6 प्लस 12, तो हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 72 अपॉन 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड। मीन्स ये दोनों सीरीज़ में है, तो इन दोनों का आंसर क्या है मेरा 4 माइक्रोफैराड आंसर। अब देखो ये 4 और ये 4, देखो इसका इक्विवेलेंट और ये 4 दोनों किस में है, पैरेलल में, दोनों पैरेलल में है, तो डायरेक्टली ऐड कर दो। मीन्स ये 4 और ये 4, ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 8 माइक्रोफैराड। इसका मतलब यहाँ पे एक ही सर्किट बचा है 8 माइक्रोफैराड वाला। अब देखो 8 माइक्रोफैराड और देखो ये 1 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड किस में है, पैरेलल में है, सॉरी सीरीज़ में है। देखो ये 8 यहाँ पे है और ये 1 है, तो इसका कितना हो गया, सीरीज़ में हो जाएगा। तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 8 और 1 का आंसर क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा उसका 8 × 1 अपॉन 8 + 1। इन दोनों का C इक्विवेलेंट, तो C टोटल लिखता हूँ बिकॉज C इक्विवेलेंट हमारा इसको दिया है ना, ये वाला। तो यहाँ पर इन दोनों का C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 8 × 1 अपॉन 8 + 1, तो हो जाएगा 8/9 माइक्रोफैराड। मीन्स यहाँ पर जो आंसर आ रहा है मेरा 8/9 माइक्रोफैराड है, और ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका आंसर क्या जाएगा, 2 और 2 का आंसर हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। 2 और 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड। अब ये 4 माइक्रोफैराड और ये 8 माइक्रोफैराड दोनों सीरीज़ में है, 4 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड दोनों सीरीज़ में है, तो इन दोनों का C टोटल क्या हो जाएगा, इन दोनों का C टोटल हो जाएगा 8 × 4 अपॉन 8 + 4। ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहला लेक्चर देख के आओ। तो 32/12 आ रहा है इसका आंसर। मीन्स 4 3 4 8 मीन्स इसका आंसर आ रहा है 8/3। मीन्स इन सब का आंसर क्या आ रहा है मेरा 8/3। तो अब देखो सर्किट मैंने काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। सर्किट में क्या क्या बचा है यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। देखो ये A है, यहाँ पे एक C है
और यहाँ पे हमारा टोटल इसका आंसर क्या आया था, पूरे इसका आंसर आया था 8/9। यहाँ पे ये पूरे सर्किट का आंसर क्या आया था 8/9। तो यहाँ पे एक 8/9 का कैपेसिटर बचा है, देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर 8/3 का बचा है। यहाँ पर एक कैपेसिटर बचा है जिसका कैपेसिटेंस है 8/3 माइक्रो फैराड। ठीक है, बाकी सब तो हमने रिड्यूस कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर देखो अब 8/3, देखो यहाँ पर हमको किसके बीच में फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हमको फाइंड करना है, ये मेरा बी है। ठीक है, ये मेरा बी है। तो देखो आप देख सकते हो 8/9 और 8/3 दोनों किस में है, 8/9 और 8/3 दोनों किस में है, दोनों हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बिकॉज देखो यहाँ पर ब्रांचिंग आउट हो रहा है, ये देखो दोनों 8/9 किस में है, इसके पैरेलल में है, तो डायरेक्टली ऐड कर दो। तो इन दोनों का सी टोटल कितना आएगा, इन दोनों का सी टोटल आ जाएगा 8/9 प्लस 8/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 × 9, तो हो जाएगा 8 से 24, 24 प्लस 8 हो जाएगा 32/9 माइक्रोफैराड। मीन्स यहाँ पे इन दोनों का टोटल क्या आ रहा है 32/9 माइक्रोफैराड। अब देखो यहाँ पर 32/9 माइक्रोफैराड मीन्स इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है मेरा 32/9 माइक्रोफैराड। अब देखो 32/9 और ये सी दोनों किस में है, सीरीज में। और हमको सी इक्विवेलेंट तो दिया ही है, हमको क्या दिया है, सी इक्विवेलेंट। देखो क्या करते हैं आगे, देखो यहाँ पर इसको रफ करता हूँ। तो देखो हमको 32/9 और सी किस में है, सीरीज में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 32/9 इंटू सी अपॉन 32/9 प्लस सी। और इसका जो आंसर आएगा मेरा वो सी इक्विवेलेंट होगा। इसका और इसका जो आंसर आएगा मेरा क्या होगा, वो सी इक्विवेलेंट। तो इसको इक्वल टू मैं 1 कर देता हूँ, बिकॉज हमको क्वेश्चन में दिया है कि सी इक्विवेलेंट क्या है 1। तो यहाँ पर देखो मेरा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर 32/9 प्लस सी। ओके, 32/9 इंटू सी अपॉन 32/9 प्लस सी। तो यहाँ से मेरा आंसर, हमको वैल्यू फाइंड करनी है सी की, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वो सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो 32c/9 इक्वल टू 32/9 प्लस सी। तो यहाँ से माइनस कर लो सी माइनस कर लोगे तो आंसर क्या आएगा इसका आंसर आ जाएगा 32 - 9 हो जाएगा 23। 23c/9 इक्वल टू हो जाएगा 32/9। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और सी की वैल्यू आ रही है 32/23 माइक्रो फराड। इसमें हमारी सी की वैल्यू क्या आई 32/23 माइक्रो फराड। ये क्वेश्चन भी सिंपल सा ही था, हमने सिर्फ सर्किट को रिड्यूस किया। कहाँ से स्टार्ट करना है बस वही आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पर 6 और 12 सीरीज में था तो उसका आंसर आया 4। 4 और 4 पैरेलल में था तो उसका आंसर आ गया 8। 8 और 1 सीरीज में आ गया, 8 और 1 हो गया सीरीज में तो उसका आंसर आ गया था 8/9। ठीक है, इन दोनों का टोटल आंसर क्या आया था, इन दोनों का आंसर आया था 8/9 आया था। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम 2 और 2 पैरेलल में था तो उसका आंसर आ गया था 4। और 4 और 8 क्या सीरीज में था तो उसका आंसर आ गया 8/3। अब 8/3 और 8/9 किस में था, पैरेलल में था तो उसको हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, उसका आंसर आया 32/9। अब 32/9 और ये सी सीरीज में थे तो उसका हमने सीरीज वाला फॉर्मूला लगाया और इसको इक्वल टू 1 से इक्वेट कर दिया। इक्वल टू 1 से किस लिए इक्वेट किया, बिकॉज हमको सी इक्विवेलेंट दिया था यहाँ पर ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना है 1। हमने 1 से इक्वेट करके सी की वैल्यू फाइंड कर ली। सी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 32/23। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था सर्किट रिड्यूस करने वाला। तो होप करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा। इसको रफ करके अब बढ़ते हैं अपने आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो अब सीखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, क्या है, कनेक्टिंग और कंडक्टिंग वायर। मीन्स आपको कुछ इस तरह से सर्किट दी होगी, उसके अंदर देखो यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, वायर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, कंडक्टिंग वायर।
इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग वायर। मीन्स देखो नॉर्मल सर्किट थी यहाँ पर सी और सी की, लेकिन यहाँ पर दो कंडक्टिंग वायर भी इस तरह से कनेक्ट कर दिया है, इसके बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं हो। ठीक है, तो कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करने से क्या होता है कि कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करने से इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है सेम, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि कंडक्टिंग वायर के बीच में हम थोड़ा रेजिस्टेंस जो होता है इसको इग्नोर करते हैं और ऐसा मानते हैं कि कंडक्टिंग वायर अगर कनेक्ट किया तो उसके बीच में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ही नहीं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप इज 0 अक्रॉस कंडक्टिंग वायर। इससे हम क्या मानते हैं, इससे हम ये मानते हैं कि ये और ये पॉइंट, सपोज ये पॉइंट को मैं P बोल दूं और ये पॉइंट को मैं Q बोल दूं, ठीक, बिकॉज ये एक सेम कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, हम मानेंगे देखो ये बिकॉज ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है और इसके बीच में कोई भी अलग रजिस्टर कैपेसिटर कुछ है नहीं। ठीक है, पूरा खाली खाली है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट on a conducting wire is same। मीन्स यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा, बिकॉज ये मैंने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर भी वही सेम पोटेंशियल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि देखो ए है, यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा वहाँ पी पर होगा और पी पर जितना पोटेंशियल होगा वहाँ पर क्यू होगा। इसका मतलब ए पी एंड क्यू आर एट सेम पोटेंशियल। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर B है, सपोज ये पॉइंट को मैं S मान लूँ, ये पॉइंट को मैं T मान लूँ सपोज, तो देखो ये भी एक कंडक्टिंग वायर है, ये भी एक कंडक्टिंग वायर है, तो B S एंड T, ठीक है, ये तीनों एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड हैं, इसलिए B S और T, ठीक है, आर एट सेम पोटेंशियल, क्योंकि कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आता। हम ऐसा मानते हैं कि अगर हमने कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया है तो बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, 0। अब कंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ पड़ रहा है तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको देखना जरूरी है, लेकिन अभी आपको नहीं समझ पड़ रहा है तो इतना बात ध्यान रखो कि अगर आप कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दोगे, इसका मतलब क्या है कि उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम। यहाँ पर जितना पोटेंशियल है यहाँ पर इतना पोटेंशियल है और यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर होगा, क्योंकि बीच में कोई भी रजिस्टर, जैसे यहाँ पर अगर मैं कैपेसिटर ड्रॉ कर दूँ तब कहानी अलग हो जाएगी, ठीक है, तब कहानी अलग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर सपोज अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है, इसलिए ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम हो जाएगा। उसी तरह से ये दोनों पॉइंट के बीच में ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक, मतलब जहाँ पर भी कोई रजिस्टर या कैपेसिटर कुछ भी नहीं आ रहा है वहाँ तक का पोटेंशियल सेम होगा। अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, देखो इसको सॉल्व इस तरह से करेंगे, हम क्या करेंगे, इतना पॉइंट आपने नोट कर लिया, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ए पी और क्यू, बी एस और टी। तो जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे ना उसको हम सेम जगह पर ड्रॉ करेंगे। ये सर्किट को हम रीड्रॉ करेंगे, हम क्या करेंगे, रीड्रॉ सर्किट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। तो जो पोटेंशियल सेम पॉइंट, जैसे यहाँ पर देखो पोटेंशियल सेम है तो उसको हम एक जगह पर लिखेंगे, ए पी और क्यू, ये तीनों का पोटेंशियल सेम है, उसको हमने लिखा एक जगह पर। उसी तरह से देखो एस क्यू और टी, तो क्या एस और टी और बी, तो बी एस और टी ये दोनों भी सेम पोटेंशियल है, अब उसको लिखेंगे एक जगह पर। अब हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, तो देखो यहाँ पर देखो क्या देखते हो, पहले हम देख रहे हैं P और T के बीच में एक पोटेंशियल है, तो P और T के बीच में एक कैपेसिटर है, तो एक कैपेसिटर हम ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि T और Q के बीच में क्या है, एक कैपेसिटर, तो T और Q के बीच में एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पर उसको हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद देखो Q और S, तो Q और S के बीच में एक कैपेसिटर है, तो
तो उसको हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या दिख रहा है, देखो ये ए और बी के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। हमको फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आपको क्या दिख रहा है, अब देखो आपको क्या दिख रहा है कि ए एंड बी के क्रॉस में 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ही था, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से कुछ ड्रॉ कर दिया था। मीन्स ये वायर जो है हमारा एक्स्ट्रा वायर है, इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं शॉर्ट कर दिया। क्या बोलते हैं, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, हम इसको या तो बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, वायर को कनेक्ट करना हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कनेक्ट करना मतलब कि ये दोनों पॉइंट का हमने पोटेंशियल क्या कर दिया, सेम कर दिया। ठीक, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, हम सी और सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है, और इसका सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, बिकॉज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 3C। तो जो एक्स्ट्रा वायर था उसको हमने रिड्यूस कर दिया, एक्स्ट्रा वायर था उसको हमने क्या कर दिया, रिड्यूस। हमने इसको हटा दिया, हमने P और Q को एक ही जगह पर मान लिया, और ये एक्स्ट्रा वायर था उसको हमने हटा दिया। एक्स्ट्रा वायर लगाने का क्या फ़ायदा है, जब हमारा इतने में ही काम चल जा रहा है तो एक्स्ट्रा वायर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको हमने रिड्यूस कर दिया। हम देखो इसको भी इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप Q को उठा के लाके इस तरफ डाल दो, तो देखो एक कैपेसिटर जो ये वाला है ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और ये S को उठा के यहाँ पर T पे डाल दो तो यहाँ पर ये कैपेसिटर जो है इसके नीचे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं उसको हम एक जगह पर लिखेंगे और बाकी पॉइंट्स अलग अलग जगह पर लिखेंगे। तो यहाँ पर सी इक्विवेलेंट क्या आ गया मेरा, 3C। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझ लिए, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। इसको यहाँ से मैं रफ करके क्वेश्चंस कराता हूँ। तो हम अपना कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करते हैं, हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसका एप्लीकेशन करते हैं। तो क्या यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो इस तरह से कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया है। इसको आप पहले पॉज करके एक बार ट्राई कर लो इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है, जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर इसको सेम जगह पर रखो, उसके बाद सर्किट को रीड्रॉ करके इसका सॉल्यूशन कर लो। देखो तो यहाँ पर देखो ये और ये पॉइंट दोनों किस पे, दोनों एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है, और बीच में कोई भी कैपेसिटर है नहीं, कोई भी कैपेसिटर बीच में है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ये और ये पॉइंट दोनों किस पे हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे। इतना बात का ध्यान रखना है। ठीक है, बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं होना चाहिए इसके बीच में। ठीक, तो यहाँ पर ये सपोज इसको मैं P पॉइंट बोल दूँ, इसको मैं Q पॉइंट बोल दूँ, तो A, P और Q तीनों किस पे हैं, सेम पोटेंशियल पर हैं, तो उसको हम सेम जगह पर ड्रॉ करेंगे। तो A, P और Q दोनों किस पे हैं, सेम पोटेंशियल पर, हमने ड्रॉ कर दिया सेम जगह पर। और देखो ये B पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट को मैं R बोल दूँ। ठीक है, तो B और R सेम ही पॉइंट है सब, तो इसको जो ये B है तो ये भी B ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज R बोलो, चलो, तो B और R दोनों सेम पॉइंट है ना, जिसको मैंने एक जगह पर लिख दिया। तो उसके बीच में कौन से कैपेसिटर है वो ड्रॉ करो। तो देखो पहला देखते हैं हम P और Q के बीच में। तो देखो P और Q, देखो P और Q देखो दोनों सेम ही जगह पर हैं, उसको ड्रॉ करने का कोई मतलब है ही नहीं। इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया है। और P और Q दोनों सेम ही पॉइंट पर हैं, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, तो यहाँ पर अंदर चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होगा, चार्ज तभी फ्लो करता है ना जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो यहाँ पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस ही सेम है, तो अंदर चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब सारा चार्ज यहाँ से ही फ्लो कर जाएगा, और P और Q सेम पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों सर्किट, ये दोनों कैपेसिटर ड्रॉ करने का कोई भी मतलब है ही नहीं। समझ पड़ रहा है, फिर से ध्यान से सुनो। P और Q दोनों किस पे हैं, सेम पोटेंशियल पर हैं, तो सेम पोटेंशियल पर हैं तो अंदर जो है चार्जेस फ्लो करेगा ही नहीं, बिकॉज चार्ज तभी फ्लो करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसलिए यहाँ पर कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इसलिए ये दोनों कैपेसिटर ड्रॉ करने का कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद देखते हैं, तो देखो यहाँ पर अब देखो Q और R के बीच में एक पोटेंशियल है, तो Q और R के बीच में एक कैपेसिटर है, इसको ड्रॉ कर लो C। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कैपेसिटर है C, इसका मतलब इसका C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कंफ्यूज करने के लिए कि इसके बीच में यहाँ पर P और Q दे दिया था और C और C
दोनों कोई भी काम के नहीं है, इसका मतलब ये रिड्यूस हो गए हैं क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखना। इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, इसका सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो सेम टाइप का किस लिए क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये P है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है P, ये पॉइंट क्या है P पॉइंट है, और ये डिफरेंट हमको दिया है यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये वायर इस तरह से कनेक्ट किया है और ये वायर जो है इस तरह से कनेक्ट किया है। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल P है सपोज, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल P ही होगा बिकॉज ये सेम वायर है, तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ठीक, सेम वायर है, पोटेंशियल सेम होगा। ये P पॉइंट है तो यहाँ पर पोटेंशियल P होगा। यहाँ पर मैं Q मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं Q मान लेता हूँ। तो P और Q दोनों किस पे हैं, सेम पोटेंशियल पर। तो P और Q को एक जगह पर ड्रॉ कर देता हूँ, सेम पोटेंशियल पर हैं। ठीक, P और Q किस पे हैं, सेम पोटेंशियल पर। उसके बाद देखो ये Q है तो यहाँ पर भी Q ही होगा। ठीक, यहाँ पर भी Q होगा। रिंग क्या यहाँ पर Q होगा, यहाँ पर Q नहीं होगा बिकॉज देखो बीच में एक कैपेसिटर आ गया, बीच में क्या आ गया, एक कैपेसिटर। मीन्स यहाँ पर कुछ अलग ही यहाँ पर कुछ और ही पोटेंशियल होगा, कितना होगा हमको नहीं पता। यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा हमको नहीं पता। यहाँ पर Q है लेकिन यहाँ पर Q नहीं होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल है हमको नहीं पता है। ठीक, लेकिन सपोज यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर M पोटेंशियल है, अगर मान लिया मैंने यहाँ पर M पोटेंशियल है, तो यहाँ पर अगर M पोटेंशियल है तो यहाँ पर भी मेरा पोटेंशियल कितना होगा M, और यहाँ पर भी मेरा पोटेंशियल कितना होगा M। सब ये पॉइंट को N मान लूँ, इसको NO मान लूँ, तो M, N और O दोनों किस में है, सेम पोटेंशियल पर। तो M, N और O तीनों किस में है, सेम पोटेंशियल पर। और Q हमको अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा, Q हमको अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज उसका पोटेंशियल जो है वो इसका पोटेंशियल जो है ये दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है क्योंकि इसके बीच में क्या है, एक कैपेसिटर है। बट देखो M और N के बीच में एक भी कैपेसिटर नहीं है। देखो वायर हमने कनेक्ट किया है, इसलिए इसका और इसका देखो सेम वायर है पूरा, ये देखो सेम वायर है। ठीक है, कंडक्टिंग वायर पूरा कनेक्टेड है। तो M, N और O तीनों हमने एक जगह पर लिख दिया क्योंकि तीनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि यहाँ पर हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है, उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है उसको, तो यहाँ पर सारा चार्ज जो है इसमें से ही फ्लो कर जाएगा, इधर कुछ जाएगा ही नहीं। ठीक, तो देखो M, N और O हमने साथ में लिख दिया। अब क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं सर्किट। देखो पहला P और O, तो P और O के बीच में एक कैपेसिटर है, तो P और O के बीच में एक कैपेसिटर है C। ठीक, उसके बाद देखो O और Q, तो O और Q के बीच में एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पर ड्रॉ करो, O और Q के बीच में एक कैपेसिटर है। उसके बाद देखो यहाँ पर Q और N, तो Q और N के बीच में एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पर ड्रॉ कर लो, Q और N के बीच में एक कैपेसिटर है C का। ठीक, उसके बाद देखो N और M, तो N और M तो दोनों सेम ही पॉइंट है। देखो N और M तो दोनों सेम पॉइंट है क्योंकि देखो यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो M और N दोनों क्या हो गए, सेम पॉइंट पर, सेम पोटेंशियल पर हो गए, तो यहाँ पर चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं इन दोनों कैपेसिटर के बीच में से। ठीक है, तो ये दोनों का लिखने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट है। उसके बाद देखो M और Q, तो M और Q के बीच में एक कैपेसिटर है, इसको ड्रॉ कर लो यहाँ पर। ठीक, तो इस तरह से हमारा सर्किट बना। कैसे बनाया हमने देखा कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, उसको एक जगह लिख दिया। उसके बाद हमने सर्किट को रीड्रॉ कर लिया। तो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो कि फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन A एंड B। ठीक, सपोज इसको ओके चलो फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन P एंड Q रख दो यहाँ पर, P एंड Q। ठीक है, तो P और Q के बीच में हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। यहाँ पर मैंने Q लिख दिया है। अच्छा, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने सेम ले लिया है। ठीक है, Q, इसको मेरे को कोई अलग पॉइंट देना पड़ेगा, इसको मैं R बोल देता हूँ, इसको मैं R बोल देता हूँ। ठीक, क्योंकि Q हमने एक वेरिएबल यहाँ पर ले लिया है, तो यहाँ पर Q लिखूँगा तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप, इसलिए मैंने इसको R ले लिया। तब देखो P और O के बीच में एक कैपेसिटर है, तो P और O के बीच में एक कैपेसिटर, O और R के बीच में एक कैपेसिटर है, तो O और R के बीच में एक कैपेसिटर।
आर और एन, तो आर और एन के बीच में कैपेसिटर, एन और एम तो दोनों सेम पॉइंट हैं, ठीक, और एम और क्यू के बीच में एक कैपेसिटर है, तो उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर एक मिस्टेक किया था, हमने वेरिएबल सेम ले लिया था, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्यू ले लिया था, उससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल बदल दिया। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करना है इसको, तो ये तीनों किस में है, पैरेलल में, तो इन तीनों का आंसर क्या आ जाएगा 3C, C और C और C पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा 3C, और 3C और C किस में, सीरीज में, 3C इंटू C अपॉन 3C प्लस C, तो हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा 3C/4। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, वो मैच कर रहा है 3C/4। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। दोनों ऑप्शन आपने करेक्ट किया होगा, दोनों वाला, तो होप करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ पड़ गया होगा। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके ऊपर हम रैपिड फायर जब करेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेंगे और अच्छे एडवांस लेवल तक। अभी आप सिर्फ इतना ही समझो कि यहाँ पर देखो कंडक्टिंग वायर जिस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। हमने यहाँ पर वो सेम पॉइंट को एक जगह पर लिख दिया, उसके बाद सर्किट को रीड्रॉ कर लिया। ये क्या किया हमने, सर्किट को रीड्रॉ करके हमने इस तरह से देखा। अब हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये तीन पैरेलल में है और ये सीरीज़ में है, उसका हमने आंसर निकाल लिया। तो इस तरह सॉल्व करना होता है, इसको रफ करके हम बढ़ते हैं अपना आगे। तो यहाँ पर देखो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, द पॉइंट्स विच आर सिमेट्रिकली लोकेटेड फ्रॉम बोथ द एंड्स आर इक्विपोटेंशियल। बोथ द एंड्स मतलब क्या होता है कि जिस दो एंड से हमको पूछा है, देखो फाइंड द सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड जी, मीन्स हमको ए और जी के अक्रॉस हमको पूछा है सी इक्विवेलेंट, ठीक है। इसके अक्रॉस हमको क्या पूछा है, सी इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब ए और जी के अक्रॉस हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया होगा और इसके अक्रॉस हमको पूछा है सी इक्विवेलेंट। ए और जी के अक्रॉस हमको पूछा है सी इक्विवेलेंट। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, इसका ये कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट कहता क्या है, द पॉइंट्स विच आर सिमेट्रिकली लोकेटेड फ्रॉम बोथ द एंड्स, मीन्स ए और जी के हिसाब से जो पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वो पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हैं। मीन्स वो पॉइंट किस पे हैं, सेम पोटेंशियल पर हैं। जो पॉइंट्स क्या बोलते हैं, दोनों एंड से, ठीक है, ये दोनों एंड, बोथ द एंड्स ध्यान रखना, ठीक है, बोथ द एंड्स, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड जी। तो ए और जी के हिसाब से जो पॉइंट सेम डिस्टेंस पर होंगे, जो पॉइंट सेम डिस्टेंस पर होंगे उसको हम बोल देंगे वो सेम पोटेंशियल पर हैं, ठीक है, उसको हम बोल देंगे सेम पोटेंशियल पर हैं। देखो हमने सब पॉइंट्स को नाम दे दिया है, सब पॉइंट्स को नाम दे दिया। ये मेरा सी पॉइंट है, ठीक, तो ए, ये बी, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ई पॉइंट, ई और एफ, जी और एच पॉइंट हमको दिया है यहाँ पर। तो हमको फाइंड करना है सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड जी। यहाँ पर टोटल 12 कैपेसिटर है, ठीक है, 12 कैपेसिटर्स है यहाँ पर। मीन्स ये हमको एक क्यूब दे दिया है, क्यूब के हर वर्टेक्स पर एक एक कैपेसिटर ड्रॉ कर दिया है और ए और जी के अक्रॉस हमको फाइंड करना है सी इक्विवेलेंट। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, द पॉइंट विच आर सिमेट्रिकली लोकेटेड फ्रॉम बोथ द एंड्स, ये दोनों एंड से जो पॉइंट सेम डिस्टेंस पर होंगे वो सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका दिखाता हूँ आपको। देखो सपोज ये मेरा क्यूब है, इसको यहाँ से अच्छे से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मेरा क्यूब है, ये आगे का मेरा ABCD दिया है और पीछे का जो है पीछे का ये EFGH, इस तरह से क्यूब दिया है हमको। और ए और जी के क्रॉस हमको पूछा है कैपेसिटर सी इक्विवेलेंट पूछा है। तो देखो यहाँ पर हम कोई पॉइंट हमको ढूंढना पड़ेगा, कौन से पॉइंट सेम डिस्टेंस पर हैं ए से भी और जी से भी। सपोज देखो डी पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, तो देखो ये डी ए से एक कैपेसिटर की दूरी पर है। देखो डी पॉइंट जो है ए से एक कैपेसिटेंस की दूरी पर है। उसी तरह से बी पॉइंट जो है सी से एक कैपेसिटर की दूरी पर है। उसी तरह से जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट देखो ये वाला ई पॉइंट ए से कितने कैपेसिटर की दूरी पर है, एक कैपेसिटर की दूरी पर है। इसका मतलब ई पॉइंट जो है, ई देखो बी, ई और डी, ये तीनों पॉइंट ए से एक एक कैपेसिटर की दूरी पर हैं। और जी से चेक करें तो
जी से चेक करें तो ये पॉइंट देखो 2 कैपेसिटर की दूरी पर है, ई पॉइंट देखो 2 कैपेसिटर की दूरी पर है, डी पॉइंट देखो 2 कैपेसिटर की दूरी पर है, 1 और 2, और ये क्या बोलते हैं बी पॉइंट 2 कैपेसिटर की दूरी पर है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं कि बी, ई और डी, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स बी, ई और डी, देखो बी, ई और डी 3 पॉइंट्स से ए से एक कैपेसिटर की दूरी पर है, ए से एक कैपेसिटर की दूरी पर है। उसी तरह से ये यही सेम पॉइंट्स बी और ई और डी सेम पॉइंट्स जी पॉइंट से 2 कैपेसिटर की दूरी पर हैं। देखो एक कैपेसिटर 2 कैपेसिटर, देखो बी पॉइंट पे आने के लिए 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर अपने को ट्रैवल करना पड़ेगा, चाहे जहाँ से आओ, यहाँ से आओगे तो भी 1 2, चाहे यहाँ से आओ 1 2, ठीक है, तो 2 कैपेसिटर की दूरी पर है। उसी तरह डी पॉइंट देखो 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर की दूरी पर है, चाहे यहाँ से चेक करो 2 कैपेसिटर की दूरी पर है। उसी तरह से ई पॉइंट देखो, ई पॉइंट देखो 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर, 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर। इसका मतलब ये जो मेरा पॉइंट है ई, बी, ई और डी, ये इससे 2 कैपेसिटर की दूरी पर है, इससे 1 कैपेसिटर की दूरी पर है, लेकिन सारे पॉइंट 1 कैपेसिटर की दूरी पर है और ये सारे पॉइंट 2 कैपेसिटर की दूरी पर हैं। इसका मतलब बी, ई और डी ये तीनों पॉइंट मेरे क्या हो जाएंगे, इक्वी पोटेंशियल, ठीक है। देखो ए के रेस्पेक्ट में ये तीनों पॉइंट्स 1 कैपेसिटर की दूरी पर हैं और जी के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट्स 2 कैपेसिटर की दूरी पर हैं, मीन्स तीनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पर हैं। देखो 2 2 2 और इससे भी सेम डिस्टेंस पर हैं, 1 1 और 1, ठीक है। ए से भी सेम डिस्टेंस पर हैं और जी से भी उसके हिसाब से सेम डिस्टेंस पर हैं। जी से सब 2 पे हैं और ए से ये सब 1 पर है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, इक्वी पोटेंशियल। तो बी और ई और डी तीनों पॉइंट क्या हो गए, इक्वी पोटेंशियल। उसी तरह से हम ये पॉइंट देखते हैं, देखो सी पॉइंट, एफ पॉइंट और एच पॉइंट देखते हैं। तो देखो सी पॉइंट जो है जी से 1 कैपेसिटर की दूरी पर है, एच पॉइंट जो है जी से 1 कैपेसिटर की दूरी पर है और एफ पॉइंट जो है जी से 1 कैपेसिटर की दूरी पर है, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स जी से 1 कैपेसिटर की दूरी पर हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखें ए से, तो देखो एफ पॉइंट जो है 2 कैपेसिटर की दूरी पर है, एफ पॉइंट 2 कैपेसिटर की दूरी पर है। उसी तरह से सी पॉइंट 2 कैपेसिटर की दूरी पर है, 1 2, चाहे यहाँ से जाओ 1 2, ठीक। उसी तरह से एच पॉइंट देखो 1 2, चाहे यहाँ से जाओ 1 2, 2 कैपेसिटर की दूरी पर है। इसका मतलब एफ सी और एच, एफ सी और एच ये तीनों भी क्या हैं, सेम पोटेंशियल पर हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सिमेट्रिकल केस है पूरा। तो पॉइंट विच आर सिमेट्रिकली लोकेटेड फ्रॉम बोथ द एंड्स आर इक्वी पोटेंशियल। इसका मतलब देखो बी और ई और डी सी से 1 डिस्टेंस पर था और जी से 2। जिस तरह से एफ सी और एच जी से 1 पर है और ए से 2 कैपेसिटर की दूरी पर है। इसका मतलब वो दोनों पॉइंट हैं सेम पोटेंशियल पर। और कोई पॉइंट मिल रहा है, और कोई पॉइंट तो मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बाकी बचे कौन से पॉइंट हैं, ए और जी, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं अच्छे से। बाकी बचे कौन से पॉइंट रह गए हैं, ए और जी। तो यहाँ पर देखो इसको ड्रॉ करता हूँ। मीन्स हमारे पास, हमको सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, ठीक है। सर्किट को क्या करेंगे, हम रीड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ए लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए। उसके बाद बी, ई और डी तीनों सेम पोटेंशियल पर, इसको एक ही जगह पर लिखेंगे, बी, ई और डी। उसके बाद एफ सी और एच, एफ सी और एच तीनों सेम पोटेंशियल पर एक जगह पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बचा रह गया जी। अब हम सारे कैपेसिटर ड्रॉ कर लेते हैं। सारे कैपेसिटर क्या करते हैं हम, ड्रॉ, ठीक है। सारे कैपेसिटर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ए और बी के बीच में 1 कैपेसिटर है, इसका मतलब इसके बीच में 1 कैपेसिटर है। ए और ई के बीच में भी 1 कैपेसिटर है, तो 1 कैपेसिटर ड्रॉ कर लो। उसी तरह से ए और डी के बीच में भी 1 कैपेसिटर है, ठीक है। ये सब एक एक कैपेसिटर है। इसको मैं फटाफट इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। उस तरह देखो कि एफ सी और एच के बीच में भी, एफ सी जी और एफ के बीच में भी 1 है, जी और एच के बीच में भी 1 है, और जी और सी के बीच में भी 1 है।
तो यहाँ पर भी ड्रॉ कर लो इस तरह से, ठीक। और बाकी चेक करोगे तो देखो यहाँ पर बी, देखो यहाँ पर देखो बी और सी के बीच में एक है, तो बी और सी के बीच में एक ड्रॉ कर लो। चेक करोगे टोटल 12 है ना, तो 6 यहाँ पर हो गए, तो यहाँ पर 5 बचेंगे। यहाँ पर उसको फटाफट इस तरह से ड्रॉ कर लो। ठीक है, सारे का कैपेसिटेंस सी ही है, सबका कैपेसिटेंस क्या है, सी। अब तो सर्किट आसान हो गई, अब तो सर्किट क्या हो गई, आसान। इन सब पैरेलल में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3C। इन सब पैरेलल में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5C। और इन सब पैरेलल में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3C। अब ये तीनों क्या है, सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3C प्लस 1/5C प्लस 1/3C। सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा तुम्हारा आंसर 5 + 3 8 + 3 11, 5 + 3 15, 11/15। कुछ मिस्टेक तो नहीं की है यहाँ पर, टोटल 5 हो गया यहाँ पर, 5 + 3 8 ओके। यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है, टोटल 6 है, यहाँ पर आ जाएगा 6C। ठीक है, यहाँ पर टोटल 6 कैपेसिटर हैं, यहाँ पर आ जाएगा 6C। तो यहाँ पर इसको एलसीएम लोगे आप, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, देखो 1/C इक्विवेलेंट आ रहा है, 2 + 2 4 + 1 5, 5/6 आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है 6C/5। तो C इक्विवेलेंट क्या आ गया मेरा, 6C/5। इसको इस तरह से सॉल्व करना था। यहाँ पर सर्किट किस तरह से रिड्यूस करना है, ये हमने एक कॉन्सेप्ट से सीखा, द पॉइंट्स विच आर सिमेट्रिकली लोकेटेड फ्रॉम बोथ द एंड्स आर इक्वी पोटेंशियल। इसके बेस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे रैपिड फायर राउंड में। अभी तो आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट को समझो। जो पॉइंट दोनों जगह से सेम जगह पर, सेम डिस्टेंस पर हों, देखो ये जो पॉइंट थे इसके सब डिस्टेंस सबसे सेम डिस्टेंस पर थे, और ये पॉइंट भी सबसे सेम डिस्टेंस पर थे, इसलिए हमने उसको एक जगह पर लिखा और फिर हमने उसका इक्विवेलेंट फाइंड किया। अगर इसको नहीं समझ पड़ा है तो हम जब रैपिड फायर में और भी क्वेश्चंस करेंगे तब आपका ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ जाएगा। पहली बार किसी को भी ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं पड़ता, अब इसको 2-3 बार रिपीट करके देखो, अगर तभी भी नहीं समझ पड़ा तो रैपिड फायर राउंड का वेट करो। रैपिड फायर राउंड में हम इसके क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे, इसके और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे और ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से हम क्लियर कर लेंगे। तो अभी तो इसको फिलहाल मैं रफ करता हूँ, अब सीखते हैं अपना हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर सीखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, इन्फानाइट नेटवर्क। मीन्स हमको कुछ इस तरह से सर्किट दिया होगा जिसमें हमारा सर्किट इन्फानाइट तक एक्सटेंड कर रहा होगा, इन्फानाइट तक। ठीक है, ये सर्किट जाते जा रहा है मीन्स बहुत सारे इसके अंदर सर्किट्स हैं, लाखों करोड़ों अरबों सर्किट्स हैं, टोटल मिलियंस बिलियंस, बहुत इन्फानाइट तो बहुत ही बड़ा होता है। यहाँ पर इन्फानाइट इस तरह से सर्किट लगा दिया है और उसका C इक्विवेलेंट हमको फाइंड करना है। तो क्या होगा, उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, उसका सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर अप्रोच होता है, इसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर अप्रोच होता है। वो अप्रोच मैं आपको सिखाता हूँ, उसी अप्रोच को फॉलो करके आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर ढूंढेंगे फाइंड द रिपीटिंग यूनिट। ये स्टेप्स आप लिख लो। सेकेंड, अज्यूम C इक्विवेलेंट of whole circuit to be X। ठीक। थर्ड, लीव वन रिपीटिंग यूनिट एंड assume C equivalent of remaining circuit to be X। और उसके बाद क्या करेंगे हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स। पहले इसको आप नोट कर लो, फिर इसको मैं समझाता हूँ क्या लिखा है। इसको आप पॉज करके नोट कर लो। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है फाइंड द रिपीटिंग यूनिट। सबसे पहले हमको ढूंढना है कि रिपीटिंग यूनिट क्या है, ठीक है। ये स्टेप्स टू फाइंड, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। किस तरह से फाइंड किया जाए वो स्टेप्स हैं। रिपीटिंग यूनिट, देखो कौन सा सर्किट रिपीट हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर C to C, C to C, C to C, देख रहे हैं ये सर्किट जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है। मीन्स C to C, C to C, C to C, ये सर्किट पूरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हमने सबसे पहले फाइंड कर लिया रिपीटिंग यूनिट। उसके बाद क्या करना है, अज्यूम C इक्विवेलेंट ऑफ होल सर्किट टू बी X। हम अज्यूम करेंगे कि पूरी जो सर्किट है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जो सर्किट है उसका जो C इक्विवेलेंट है, हम अज्यूम करते हैं कि C इक्विवेलेंट उसका क्या है, X। तो हमने X अज्यूम कर लिया, ठीक। उसके बाद क्या कर रहे हैं, लीव वन रिपीटिंग यूनिट एंड अज्यूम C इक्विवेलेंट ऑफ रिमेनिंग सर्किट टू बी X। एक रिपीटिंग यूनिट को लीव कर दो। देखो ये रिपीटिंग यूनिट है, इसको लीव करके बाकी जो सर्किट है यहाँ पर, ये सर्किट, बाकी सर्किट, उसका भी जो C इक्विवेलेंट होगा, ये बाकी की सर्किट है यहाँ पर, उसका भी जो C इक्विवेलेंट होगा उसको भी हम क्या अज्यूम करेंगे, X। अब इसका भी C इक्विवेलेंट X क्यों होगा, बिकॉज ये सर्किट जो है इन्फानाइट तक एक्सटेंड कर रही है। इन्फानाइट तक एक्सटेंड कर रही मतलब इसके अंदर बहुत सारे लाखों करोड़ों सर्किट्स हैं। तो अगर उसके अंदर से हम एक सर्किट निकाल भी देंगे, एक दो कैपेसिटर निकाल भी देंगे उसके अंदर से, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपके पास अरबों रुपया हो, आपके पास मिलियंस बिलियंस ऑफ रुपीज़ हो, कोई आपसे 1 रुपया मांग भी लेगा, अब उसको दे दोगे तो आपका पैसा कम थोड़ी हो जाएगा। इसका C इक्विवेलेंट तो भी क्या रहेगा, X। ये इसका सॉल्व करने का अप्रोच है, इसका पर्टिकुलर अप्रोच है। उसके बाद X की वैल्यू फाइंड कर लो। X क्या है, C इक्विवेलेंट है। X की वैल्यू फाइंड करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो ये स्टेप्स को पहले नोट कर लो। सबसे पहले रिपीटिंग यूनिट ढूंढो, तो यहाँ पर ये रिपीटिंग यूनिट है। उसके बाद पूरी सर्किट का C इक्विवेलेंट X मान लो, तो हमने X मान लिया। उसके बाद X रिपीटिंग यूनिट को लीव कर दो, लीव वन रिपीटिंग यूनिट। उसके बाद बाकी की सर्किट है उसका जो C इक्विवेलेंट है उसको X मान लो, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो देखो हमने क्या माना है कि बाकी का जो सर्किट है उसका C इक्विवेलेंट क्या है, X, और C इक्विवेलेंट टोटल भी क्या है, X है। यहाँ पर देखो A है, यहाँ पर ये C है और ये B है। यहाँ पर इसको हमने X माना है। एक रिपीटिंग यूनिट को लीव करके बाकी को हमने X मान लिया है, तो इसको मैं X लिख देता हूँ यहाँ पर। अब इसको इस तरह सॉल्व कर लो। अब देखो हमारा C इक्विवेलेंट क्या है, हमारा जो C इक्विवेलेंट है वो भी X है, और यहाँ पर C इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, देखो ये दोनों सीरीज़ में है, तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, 2C × X अपॉन 2C प्लस X। ये C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। इन दोनों सीरीज़ में थे, इसके साथ पैरेलल में है तो प्लस C हो जाएगा, ठीक है, प्लस C हो जाएगा बिकॉज इसके साथ ये पैरेलल में है। ये क्या है, C इक्विवेलेंट है, इसके इक्वल क्या है, C इक्विवेलेंट। ये क्या C इक्विवेलेंट के इक्वल है, C इक्विवेलेंट फाइंड करना है, बीच के भी क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज़ में है तो सीरीज़ का फॉर्मूला लगा दिया, उसके साथ ये पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट क्या है मेरा, X। तो यहाँ पर भी आप X पुट कर दो। अब सॉल्व कर लो इसको, सर्किट को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2CX और ये हो जाएगा 2C² प्लस हो जाएगा XC इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2CX प्लस X²। तो यहाँ पर से 2CX और 2CX कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर एक बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको रफ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम रफ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, वो तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, X² माइनस ऑफ XC माइनस ऑफ 2C² इक्वल टू हो रहा है 0। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना यहाँ से। यहाँ पे हमको X की वैल्यू फाइंड करनी है, तो X इक्वल टू क्या लिखूँगा, फॉर्मूला पता है ना आपको, -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है X का, ठीक है, ये फॉर्मूला X होता है। और A B C क्या होते हैं, देखो ये ऐसा होता है, AX
स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह से अगर हो इक्वेशन तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी। माइनस ऑफ बी क्या है मेरा, माइनस ऑफ सी है। ठीक है, देखो b क्या है मेरा, माइनस ऑफ c है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मीन्स सी स्क्वायर माइनस ऑफ 4, a क्या है मेरा 1 और c क्या है मेरा c क्या है मेरा 2c स्क्वायर माइनस ऑफ 2c स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2a। इस तरह से सॉल्व करोगे, इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू सी प्लस और माइनस होता है। ठीक है, प्लस और माइनस सी स्क्वायर प्लस 4 2 8 हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 8 प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा 9c स्क्वायर, अपॉन हो जाएगा 2 इंटू ए क्या है मेरा 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो इस तरह सॉल्व करो, देखो बाहर आएगा 3 हो जाएगा, तो एक मेरा होगा x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 4c हो जाएगा 3c प्लस 4c, 4c बाई 2 मीन्स x इक्वल टू 2c आ रहा है, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस 3c हो जाएगा माइनस 2c बाई 2, एक x की वैल्यू आ रही है -1। तो माइनस तो c इक्वलेंट पॉसिबल है ही नहीं, c इक्वलेंट माइनस नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2c। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना होता है। आपको रिपीटिंग यूनिट चेक करना होता है, कौन सी रिपीटिंग यूनिट है, उस तरह से आपको इसको सॉल्व करना होता है। तो इसी की बेस पे कर लेते हैं अपना एक सेकंड क्वेश्चन, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट पक्के से क्लियर हो जाए। उसके बाद आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। इसको यहाँ से मैं रख कर देता हूँ। तो यहाँ पर करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन लिया है मैंने। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और आंसर लेके आ जाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप पहले पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्या है कि रिपीटिंग यूनिट चेक करना है, कौन सा यूनिट रिपीट कर रहा है। तो देखो यहाँ पर सी सी, ये सी सी, सी सी ऐसे करके यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर जो रिपीटिंग यूनिट है ये है। उसके बाद क्या है, हम सी इक्विवेलेंट का हम एक्स मान लेते हैं। तो सी इक्विवेलेंट को हमने एक्स मान लिया पूरी सर्किट का। उसके बाद एक सर्किट को छोड़ के, मीन्स पहला वाला रिपीटिंग यूनिट छोड़ के बाकी जो सर्किट है उसका भी सी इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, उसका भी सी इक्विवेलेंट हो जाता है एक्स। मीन्स सर्किट को रीड्रॉ करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो मेरा ए है, ये मेरा यहाँ पर सी है, ए यहाँ पर सी है, इस तरह से ये मेरा बी पॉइंट है। और यहाँ पर इसका जो रिपीटिंग, इसका जो सी इक्विवेलेंट है उसको हमने एक्स मान लिया है। उसको हमने क्या मान लिया, एक्स। ठीक है, इसको हमने एक्स मान लिया, तो मैंने इसको एक्स की तरह लिख दिया यहाँ पर। तो सॉल्व करता हूँ मैं, सी इक्विवेलेंट लिखता हूँ मैं। सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा एक्स प्लस सी, दोनों पैरेलल में हो जाएगा एक्स प्लस सी। उसके साथ ये सीरीज में है तो हो जाएगा एक्स प्लस सी इंटू सी अपॉन एक्स प्लस सी प्लस सी। ठीक है, देखो ये पैरेलल में थे तो मैंने लिखा एक्स प्लस सी, उसके साथ ये सीरीज़ में है, हमने सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ कर दिया और इसको इक्वल टू हमने एक्स से इक्वेट कर दिया। तो सॉल्व कर लो, अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2cx और यहाँ पर हो जाएगा xc प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सी एक्स माइनस ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है मेरा एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो गया एक, तो बचेगा सी एक्स माइनस ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं अपना, वो फॉर्मूला लगाओ तो हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ b, तो हो जाएगा माइनस ऑफ b प्लस और माइनस b स्क्वायर। तो b क्या है, सी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac माइनस 4a क्या है मेरा 1 और c क्या है मेरा माइनस ऑफ सी स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए क्या है मेरा 1। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ रही है, तो मेरी x की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ सी प्लस और माइनस हो रहा है सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर हो रहा है 5c स्क्वायर। ओके, और बचेगा अंदर 2। तो यहाँ c कॉमन निकालोगे तो मेरा x की वैल्यू आ जाएगी, c कॉमन निकाल लिया मैंने, तो हो जाएगा √5 माइनस 1 अपॉन 2। और इधर माइनस जो क्या बोलते हैं माइनस वाला वैल्यू आ जाएगा, वो नहीं चलेगा बिकॉज नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है। तो यहाँ से मेरा जो आंसर आ जाएगा वो ये ऑप्शन आ जाएगा, जो नेगेटिव वाला वैल्यू है उसका ऑप्शन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का कॉन्सेप्ट।
हमने यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला कॉन्सेप्ट सीखा कि कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दें तो किस तरह से इसको सर्किट सॉल्व किया जाए। इन्फानाइट नेटवर्क का और सर्किट को किस तरह से रिड्यूस किया जाए वो हमने देखा। वो जो क्यूब वाला क्वेश्चन था उसको देख के आपको डरना नहीं है, उसके बेस पे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी करेंगे जिससे कि आपका वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, उसको हमने एक मेथड से किया, उसको हम 2-3 मेथड से और भी करेंगे, तब आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो होप करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा। अगर समझ पड़ा हो लेक्चर तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करें और ये वीडियो को लाइक कर दें और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।